मैंने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया कि एक पिक्चर बनाओ जिसमें एक रिनाउंड साइंटिस्ट, वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट एक जैम पैक्ड हॉल में अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस, लाइफ लेसन्स शेयर कर रहे हैं और स्टेज पर कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स बैठे हैं जो उनको सुन रहे हैं और बाकी पूरा जो हॉल है वो ऑडियंस से भरा हुआ है। तो एक इमेज चैट जीपीटी ने मुझे बना कर दिया और ये है वो इमेज। इस इमेज का डिटेल्स ऑब्जर्व करो। गेस्ट स्पीकर है, मतलब वो रिनाउंड साइंटिस्ट, वो बोल रहे हैं, उनका पीछे प्रोजेक्शन है पूरा बड़ा सा जहां पे सब डिटेल्स, ग्राफ्स वगैरह दिख रहा है। बेसिकली बात इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, इन चीजों की हो रही है। लोग यहाँ पे अपना लैपटॉप लेकर बैठे हैं, लैपटॉप में भी ग्राफ है। यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स स्टेज पर बैठे हैं, वो भी बातें सुन रहे हैं ध्यान से। प्रॉम्प्ट डालो और वो बस थोड़ा सा लोड होता है और आई थिंक 30 सेकंड लेता होगा। इस लेवल का इमेज जनरेट हो जाता है। बाय द वे, ये वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट हैं कौन और ये स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट पे बात क्यों कर रहे हैं? सर आइजैक न्यूटन वो रिनाउंड साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टॉक मार्केट में अपने हाथ जलाए थे 1720s, 18th सेंचुरी की शुरुआत में। उन्होंने साउथ सी कंपनी नाम की एक कंपनी में इन्वेस्ट किया। शुरू में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, अराउंड 7000 पाउंड्स का, जो कि उस वक्त बहुत ज्यादा था 1720s की शुरुआत में। पर जैसे ही उन्होंने एग्जिट लिया उस शेयर से, वो शेयर कंटिन्यूअसली बढ़ते गया। अब शेयर बढ़ रहा है तो किसी को भी वो थोड़ा लालच आती है, तो वापस उन्होंने री इन्वेस्ट किया उस शेयर में। और शेयर जब बढ़ा 1720s के एंड आते आते ना, वो अचानक से वो शेयर प्राइस बहुत ज्यादा ड्रॉप किया। 1720s के टाइम पे 20,000 पाउंड का लॉस हुआ उनको। 300 साल पहले 20,000 पाउंड का लॉस, अगर इन्फ्लेशन नॉर्मल रेट पे भी एडजस्ट करें तो आज के डेट का 300-400 करोड़ रुपए का लॉस। ये इतना बड़ा लॉस था क्योंकि स्टॉक मार्केट एक स्पेकुलेटिव मार्केट है जहां पे लोगों के ह्यूमन इमोशंस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। दो बहुत सारे ग्राफ्स हैं बट स्टिल ह्यूमन इमोशन डोमिनेट करता है। इसीलिए सर आइजैक न्यूटन ने कहा कि आई कैन कैलकुलेट द मोशंस ऑफ हेवनली बॉडीज बट नॉट द मैडनेस ऑफ पीपल। इलॉन मस्क ने अभी हाल ही में, मैंने ट्विटर पे, या अभी जिसको एक्स बोलते हैं, उस पर उनका एक वीडियो देखा था जिसमें वो कह रहे हैं एआई को गैलीलियो टेस्ट पास करना होगा, तब एआई, हम कह सकते हैं कि एआई एक एक्चुअली बूमिंग टेक्नोलॉजी है और फ्यूचर है ये। अब गैलीलियो टेस्ट क्या है? एक शीट ऑफ पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जो आपको एग्जाम में बैठ के, मतलब किसी रूम में बैठ के टाइमर लगा के एआई को देना पड़ेगा। वैसा कोई एग्जाम नहीं है गैलीलियो टेस्ट। हिस्ट्री में जिस टाइम में गैलीलियो गैलीलाई आए थे, पहले के स्क्रिप्चर्स और उस वक्त जो चर्च था, जो बेसिकली जो लोग पावर में थे वो लोग मानते थे बहुत सारी चीजें यूनिवर्स के बारे में, जिसमें से सबसे फंडामेंटल ये था कि अर्थ सेंटर है यूनिवर्स का, जिसको जियोसेंट्रिक मॉडल कहते हैं। गैलीलियो गैलीलाई से पहले एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था कॉपरनिकस, निकोलस कॉपरनिकस। देखो बेसिकली ना साइंस में 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट या हाइपोथेसिस, दूसरा मैथमेटिक्स और तीसरा ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट। जो पहले के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और जो सारी चीजें थी और अपना दिमाग सब कुछ लगा के कॉपरनिकस ने कॉन्सेप्ट और मैथमेटिक्स इस थ्योरी के हित में दिया था कि हमारा सोलर सिस्टम हीलियोसेंट्रिक है। मतलब सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स, खास करके अर्थ, सन के चारों ओर घूमता है, अर्थ के चारों ओर प्लैनेट्स नहीं घूमते हैं। गैलीलियो गैलीलाई जब आए, इन्होंने टेलीस्कोप बनाया। तो जो तीसरा एस्पेक्ट है ना साइंस का, विच इज ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन से बहुत कुछ प्रूफ गैलीलियो गैलीलाई ने कर दिया, जो कि इन लाइन था विद कॉपरनिकस की थ्योरी। अब जैसे उस वक्त माना जाता था सारे ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स में वो अर्थ के चारों ओर घूमते हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स, और सब कुछ यूनिवर्स में एकदम हेवनली है। मतलब यूनिवर्स में जो जो चीजें हैं अर्थ के बाहर, उनमें कोई फ्लॉ नहीं है, एकदम परफेक्ट है सब कुछ। गैलीलियो ने जब वो टेलीस्कोप बनाया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया मून को, और मून में जो क्रेटर्स हैं, जो बड़े बड़े गड्ढे हैं, माउंटेन्स हैं, इससे सबसे पहले उन्होंने प्रूव कर दिया कि ये जो थ्योरी है ना कि यूनिवर्स में सब कुछ एकदम हेवनली है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मून ऐसा है। दूसरी बात, उन्होंने ऑब्जर्व किया जुपिटर और उसके मून्स, और ये देखा उन्होंने कि जो मून्स है वो जुपिटर के चारों ओर घूम रहे हैं। लंबा ऑब्जर्वेशन रहा होगा, बहुत कैलकुलेशंस वगैरह इन्वॉल्व होगा। जुपिटर के चारों ओर मून्स घूम रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर एक ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में अर्थ के अराउंड ही घूम रहा है। एंड थर्ड, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वेनस भी कई सारे फेजेस से गुजरता है जस्ट लाइक मून, जो कि तभी पॉसिबल है अगर वेनस सन के चारों ओर घूम रहा है। तो जिससे हीलियोसेंट्रिक थ्योरी एकदम पक्की हो गई। जो एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स थे, जो एस्टैब्लिश्ड बिलीफ्स या प्रिंसिपल्स थे, उन चीजों को चैलेंज किया था गैलीलियो ने। इलॉन मस्क का कहना है कि एआई जब इस लेवल पे आ जाएगा
क्योंकि हम ऐसा तो नहीं कि हम यूनिवर्स के बारे में सब कुछ जानते हैं, यूनिवर्स स्केल पे देखो तो शायद हम कुछ भी नहीं जानते हैं। हमारे एग्जिस्टिंग बिलीफ्स जिस दिन एआई या एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल्स जिस दिन एआई उसको चैलेंज करने लगेगा, कुछ नया अपने से लाने लगेगा, या फिर कुछ ऐसा, कोई ऐसी थ्योरी, कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन, कोई ऐसा पर्सपेक्टिव एआई जिस दिन हमें देने लगेगा जो हमें खुद नहीं पता, उस दिन हम कहेंगे कि एआई ने गैलीलियो टेस्ट पास किया है। इलॉन मस्क का खुद कहना है ये कि अगर गैलीलियो के टाइम पे एआई होता तो वो एआई भी वही कहता जो उस समय के लोग जो पावर में थे या जो बाकी लोग जो मानते थे कि जियोसेंट्रिक है यूनिवर्स, मतलब अर्थ के इर्द गिर्द ही सब कुछ घूमता है। उस वक्त का एआई भी यही बोलता, क्योंकि एआई भी तो लोगों ने ही डेवलप किया होता। इलॉन मस्क इतना एआई पर डिपेंडेंट और एआई को लेके इतना मतलब इतना आगे का क्यों सोच रहे हैं, इसके पीछे उनका फंडामेंटल जो मिशन है, विजन है रादर, उससे ये चीज अलाइंड है। इलॉन मस्क चाहते हैं कि ह्यूमैनिटी इंटरप्लैनेटरी हो जाए। दो तीन एस्पेक्ट से जुड़ी हुई है। सबसे फंडामेंटल तो ये है कि जैसे डायनासोर्स खत्म हो गए, हम खुद ही इतने केपेबल हो गए हैं कि हम या तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाएंगे, नहीं तो कोई एस्ट्रॉयड आके कुछ हिट करेगा और ह्यूमैनिटी खत्म हो सकती है, या किसी और कारण कोई क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट इशू की वजह से भी ह्यूमैनिटी के एग्जिस्टेंस पे खतरा आ सकता है। और दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि यूनिवर्स हमेशा से ह्यूमैनिटी को, इंसानों को फैसिनेट करता रहा है कि उस दुनिया में है क्या, हमें नहीं पता तो हम जानना चाहते हैं। अब इंटरप्लैनेटरी होने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मे बी फिजिक्स के लॉज, प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, बहुत सारी ऐसी चीजें चाहिए जो ह्यूमंस के पास अभी है ही नहीं। तो इसीलिए एआई को इस लेवल पर ले जाना चाहते हैं कि एआई वो चीजें रियलिटी बनाए जो शायद ह्यूमंस कभी नहीं बना पाएंगे। दूसरी बात यह है कि ह्यूमंस का लाइफ स्पैन लिमिटेड है और ह्यूमंस को छुट्टी चाहिए, ह्यूमंस थक जाते हैं, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस हैं ह्यूमंस के जो कि एआई के नहीं है। एआई को कंपैरेटिवली बहुत लंबे समय तक चलाया जा सकता है ह्यूमंस के कंपैरिजन में। एआई को छुट्टी नहीं चाहिए, एक साथ मल्टीपल डिसिप्लिन्स में एआई काम कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता है, जिसके वजह से इलॉन मस्क बहुत ज्यादा एआई को एडवांस स्टेज पर ले जाना चाहते हैं। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जो नैरो इंटेलिजेंस के बाद वाला स्टेज है, उसमें बोला जा रहा है कि बहुत सारी हमारे क्रिएटिव काम भी एआई करने लगेगा, तब वो कहा जाए कि वो जनरल इंटेलिजेंस के स्टेज पर आ गया है। और उसके बाद तो सुपर इंटेलिजेंस है। सुपर इंटेलिजेंस का मैंने चैट जीपीटी को भी पूछा था कि मुझे बताओ कि सुपर इंटेलिजेंस क्या होगा। तो सुपर इंटेलिजेंस में एक रिजल्ट चैट जीपीटी ने जनरेट किया, वो कह रहा है कि अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मैं एक एक करके सेंटेंस बोल रहा हूँ ना, वन स्टेप एट अ टाइम हम चल रहे हैं। पहले एक बात फिर दूसरी बात, पहले एक लॉजिक फिर दूसरा लॉजिक, या पहले लॉजिक फिर इमोशन, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। चैट जीपीटी कह रहा है कि आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस एक ही सेंटेंस में वो सब कुछ एम्बॉडी करेगा, मतलब एक ही सेंटेंस वो बोलेगा और उसमें ही लॉजिक भी होगा, उसमें ही इमोशन भी होगा, उसमें ही और भी जो ह्यूमन इमोशंस हो सकते हैं वो भी होंगे, और वो आपस में उसी तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। और अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो हम जैसे चींटियों को देखते हैं ना, वैसे वो हमें देखेंगे, हम उतने इनसिग्निफिकेंट होंगे उनके सामने। हम कितने नियर हैं इस चीज के, एज ऑफ नाउ वी डोंट नो, क्योंकि ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो है, जो हमें अंदाजा है ना अपने होने का, मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, आप बैठ के वीडियो देख रहे हो, या जैसे भी चलते चलते वीडियो देख रहे हो, खुद के होने का जो एहसास है ना, ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है साइंस के समझने के लिए भी। उतने अच्छे से अभी तक कॉन्शियसनेस बेसिकली अभी, क्योंकि हम उतने अच्छे से इसको समझ या ग्रास्प नहीं कर पाए हैं, उसको एक मशीन में डालना अभी बहुत चैलेंजिंग है हमारे लिए। तो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस कब तक रियलिटी बन जाएगी, वी कांट से एज ऑफ नाउ, पर क्या कभी नहीं बन पाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि जब तक आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस भी जब तक नहीं था, तब तक किसने इमेजिन किया था? कुछ लोगों ने किया था जिन लोगों ने बनाया है, पर बाकी लोगों ने थोड़ी इमेजिन किया था कि ऐसा भी कभी हो पाएगा। अभी आप देखो, अभी जो एआई मॉडल्स हैं, एआई चैटबॉट्स हैं, जब मैंने ये गैलीलियो टेस्ट के बारे में मुझे पता चला ना, तो मैंने जानबूझ के चैट जीपीटी से मैंने इवोल्यूशन के बारे में पूछा और मैंने कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस किए। जैसे मैंने पूछा कि इवोल्यूशन ने ह्यूमंस को ही इतना इवॉल्व क्यों किया, बाकी एनिमल्स को क्यों नहीं? तो उसने बोला कि क्योंकि हमने फायर डिस्कवर किया और हम खाना को पकाना सीख गए, तो हम पका के खाने लगे, तो हमारा ब्रेन साइज भी डेवलप हुआ। मैंने बोला ठीक है, लेकिन हमने ही सिर्फ क्यों फायर को डिस्कवर किया, किसी और एनिमल ने क्यों नहीं किया? उसने खाना पका के खाना शुरू क्यों नहीं किया? उसका ब्रेन साइज क्यों नहीं बढ़ा? तो चैट जीपीटी मुझे कह रहा है कि हाँ, ऐसा देखा गया कि ऐसा ही हुआ। तो मैंने बोला कि मतलब तुम ये कह रहे हो चैट जीपीटी को कि इवोल्यूशन का कोई प्रिंसिपल नहीं था, इवोल्यूशन बस अपने आप हो गया? तो कह रहा है नहीं, कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स भी हैं पर कुछ चीजें रैंडम भी हैं। तो मैंने बोला ये तो
बायस्ड नहीं है इवोल्यूशन ह्यूमंस के तरफ। तो कह रहा है यहाँ ये तो है कि ह्यूमंस के मतलब ये एक बायस जैसा साउंड तो कर रहा है। मैंने बोला देखो तुम उसी तरीके से इवोल्यूशन को देख रहे हो जैसे एक इंसान देखता है। हम पीछे मुड़ के पिछले 1 साल 1 लाख साल या 2 लाख 5 लाख 10 लाख साल को देख रहे हैं और हम बोल रहे हैं इवोल्यूशन ऐसे ऐसे हुआ। तुम भी तो ऐसे ही बोल रहे हो। मैंने चैट जीपीटी को बोला तो चैट जीपीटी बोल रहा है हाँ ठीक है चलो पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं, लेट्स लुक एट इवोल्यूशन फ्रॉम अ यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव। तो एफर्ट वो अभी ही मारने लगा है पर्सपेक्टिव चेंज करने का। एक तरीके से देखो तो एसेंस यही है गैलीलियो टेस्ट का, कि जिस तरीके से ह्यूमंस सब चीज को देख रहे हैं, जिस तरीके से वो अपने प्रिंसिपल्स डेवलप कर रहे हैं, थ्योरीज डेवलप कर रहे हैं, वैसे ही एआई ना करे, कुछ नया लेकर आए। इसीलिए आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस एक पॉसिबिलिटी तो डेफिनेटली है, पर कब तक लेट्स सी। जिस तरीके से नॉर्मल टेक्नोलॉजी भी, नॉर्मल नहीं बोलना चाहिए अब, लेकिन बाकी टेक्नोलॉजी भी जिस तरीके से इवॉल्व हो रही है ना। अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है? पहले जो क्लासिकल कंप्यूटर्स होते थे वो समवॉट क्लासिकल फिजिक्स के जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, उन पर बेस्ड गैजेट्स हैं, टेक्नोलॉजी है। क्वांटम कंप्यूटिंग क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड टेक्नोलॉजी है। क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली है ही ये कि जब तक किसी सब एटॉमिक पार्टिकल को, सब एटॉमिक पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, इन चीजों को जब तक कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व नहीं कर रहा है ना, तो ये डुअलिटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक प्रोबेबिलिटी है इनके एग्जिस्ट करने की एक सर्टेन रीजन में। जब इनको ऑब्जर्व किया जा रहा है मेजरमेंट के लिए, या बेसिकली जब इनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तब ये कोलैप्स हो रहे हैं एक जगह पे, और उस तरीके से ऑब्जर्वर को ये परसीव हो रहे हैं, ऑब्जर्वर को दिख रहे हैं। अदरवाइज देर इज अ डुअलिटी ऑफ इट बीइंग अ पार्टिकल एंड अ वेव एट द सेम टाइम। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है। ये दिस इज फंडामेंटल ऑफ क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। अब उसको अप्लाई करके क्वांटम कंप्यूटिंग जो टेक्नोलॉजी है वो बनाई जा रही है। क्वांटम प्रोसेसर्स बन भी चुके हैं कुछ, जैसे विलो पढ़ेंगे आई थिंक, WILLOW, विलो ही बोल लो। गूगल ने एक प्रोसेसर बनाया है विच इज अ क्वांटम प्रोसेसर। बोला जा रहा है कि वो प्रोसेसिंग और वो सारे कैलकुलेशंस, कंप्यूटेशंस कर सकता है जो आज के टाइम के बाकी सुपर कंप्यूटर्स को 10 to the power 25 ईयर्स लगेंगे। 10 to the power 25 ईयर्स मतलब 10 के बाद 25 जीरो लगा दो, उतना साल टॉप लेवल सुपर कंप्यूटर्स को जो काम करने में लगेगा वो कुछ मिनट्स में वो क्वांटम प्रोसेसर कर देगा। तो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी इस लेवल पर जा रही है, क्वांटम कंप्यूटर्स, और ये फुल फ्लेजेड अभी आई एम श्योर नेक्स्ट डेकेड दिखने लगेंगे बहुत अच्छे से क्वांटम कंप्यूटर्स। तो इसीलिए आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस का रियलिटी में होना बहुत लाइकली मुझे तो लग रहा है। क्या ये हमारे लिए एक थ्रेट भी हो सकता है? हाँ, अगर आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस उस लेवल पर पहुंच गया कि वो हमें चींटी जैसा देखने लगा जैसे हम चींटी को देखते हैं, तो डेफिनेटली हमारे लिए वो थ्रेट बन ही जाएगा। पर यहीं पे सारा खेल है कि जब उसको बनाया जा रहा है तो कैसे जो जो लोग बना रहे हैं और कैसे हम एज ह्यूमंस उनको कंट्रोल में रखेंगे ताकि वो हमारे लिए ही खतरा ना बन जाए। क्योंकि एक फंडामेंटल रीजन कि हम इंटरप्लानिटरी बनना चाहते हैं वो तो यही है ना कि हम हमारा एग्जिस्टेंस रहे। अब हमने एआई इस लेवल पर टेक्नोलॉजी बना दी कि उसने ही हमारा एग्जिस्टेंस खतरे में डाल दिया। वी डोंट वांट दैट। ये था दोस्तों आई थिंक जो मुझे लगा कि इस बारे में जरूर बात करनी चाहिए। आप भी अपने थॉट्स जरूर कमेंट करके बताना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर या फिजिक्स पर, जो भी, या क्वांटम कंप्यूटिंग पर। बाकी वीडियोस के लिंक आपको एंड स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। और किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो वो भी कमेंट करके जरूर बताना। और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।